हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बायो विद प्रकाश पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और दोनों के अंतर के बारे में देखा था। हमने खास तौर पे उस वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखा था, यानी कि उसका उदाहरण जैसे एक बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के बारे में विस्तृत रूप से उसकी कोशिका की बनावट कैसी होती है वो देखा था और उसके प्रकार भी देखे थे यहाँ तक कि। तो आज हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, हम लोग अगर देखें यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है मुख्यतः, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। एक है आपकी पादप कोशिका और दूसरी है आपकी जंतु कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि जो पादप कोशिका है उसके बारे में चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जो पादप कोशिका होती है उसकी बनावट कैसी होती है और उसके बारे में जानते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो, जो पादप कोशिका होती है वो सामान्यतः वर्गाकार या आयताकार होती है ना। इसलिए आपने कहीं भी किसी भी टीचर को देखा होगा तो वो सामान्यतः आयताकार या वर्गाकार जो है आकृति बना देते हैं। ठीक है, मैंने ये आकृति आपके एनसीईआरटी से उठाई है, वहाँ का वो जो चित्र है यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए आइए देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं पादप कोशिका में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो पादप कोशिका होती है, हम लोग जब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अंतर देख रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन जो हमारी पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हमने क्या बताया था, किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है पादपों में, उसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी और कोशिका भित्ति सबसे बाहर की ओर पाई जाती है। किसी भी कोशिका में जो भी कोशिका भित्ति मिलेगी, आप कवक में अगर काइटिन भी देखेंगे तो वो सबसे बाहर काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति मिलती है। वही पादपों की बात करें हम लोग तो पादपों में जो कोशिका भित्ति मिलती है वो सबसे बाहर की ओर मिलेगी। और किसकी बनी होगी वो आप बताएंगे, क्योंकि हमने वो लास्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग अंदर की तरफ चलें, ये हो गई हमारी कोशिका भित्ति सबसे बाह्य आवरण। उसके अंदर अगर हम लोग चलें तो उसके अंदर हमें मिलती है कोशिका झिल्ली। देखो, हम लोग कोशिका झिल्ली आगे तो पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, और इसके बारे में अन्य गुणों का हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी जब हम लोग कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति सारे पार्ट्स को जो है डिटेल में विस्तृत रूप से अध्ययन करना है, इसलिए अभी आप बस इतना जान लो कि उसकी स्थिति कहाँ होती है और थोड़े बहुत एक दो पॉइंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली हो गया। अब देखो, ये जो पराक्सीसोम होता है, एक छोटा सा जो है कि छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। हम लोग कोशिका अध्याय के आखिरी में पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको माइक्रोबॉडी बोला जाता है ना। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल और ऑक्सीजन में तोड़ता है। अब उसके बाद आया हमारे पास ये हरित लवक। देखो, जो हरित लवक होता है ये पादप कोशिकाओं का एक गुण होता है। समझो, ये पादप कोशिकाओं में ही पाया जाएगा या फिर जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल वगैरह होंगे उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये हरित लवक जो होता है, हरित लवक सामान्यतः मैंने हरे रंग से बनाया है तो ये हरे रंग का ही पाया जाता है। और इसमें क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, उस क्रिया में भाग लेता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखें अंदर की तरफ तो हमें क्या मिलता है? कोशिका द्रव्य। अब देखो, ये जो कोशिका द्रव्य होता है ना, ये जो सारी चीज़ें आपको जो संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, ये जो आप संरचनाएं देख रहे हैं, केंद्रक हो गया, अंतःपृथवी जलिका होगी, रिक्तिका होगी, ये सारी जो संरचनाएं हैं ना, ये कोशिका द्रव्य में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारा कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर रिक्तिका पाई जाएगी,
हरित लवक पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, अंतःप्रदवी जलिका, यानी कि जितने भी कोशिका के अंदर चीज़ें मिलेंगी वो सारी चीज़ें किसमें पाई जाएंगी, इस आपके कोशिका द्रव्य में। अब देखो हमने एरो करके यहाँ से यहाँ दिखा दे, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी दूरी में कोशिका द्रव्य है, ये पूरे के पूरे कोशिका में कोशिका द्रव्य फैला रहता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य आपका एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। ठीक है, अब हम लोग इधर देखें, सबसे बात है हम लोग इधर बीच में केंद्रक के ऊपर देखो। जो जैसे अब हम लोग खुद की इंसानों की बात करें तो जैसे हम लोग के पास भाई खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी, इस खोपड़ी में दिमाग है, वैसे ही इस कोशिका के पास इसका भी दिमाग होता है ना, इसके पास भी दिमाग होता है। उस दिमाग को हम लोग क्या कह देते हैं, केंद्रक कह देते हैं। जैसे हमारा ये जो दिमाग है हमारे पूरे शरीर को मैनेज करता है, यानी कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे कार्यों को निर्देशित करता है या मैनेज करता है। उसी तरीके से जो आपके कोशिका में केंद्रक होगा, कोशिका को क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है वो कौन मैनेज करता है या कौन ध्यान देता है, केंद्रक। और इसी केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए हो गया या फिर गुणसूत्र कह लो, जीन कह लो, सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, आपको यही मिलती है। ये जो बिखरे बिखरे ये जो धागे दिख रहे हैं ना, उलझे उलझे, यही है आपके जो है कि इनको तो वैसे अभी जब बिखरे हुए थे इनको क्रोमैटिन जाल कहा जाता है। और ये जो धागे दिख रहे हैं ना, इनमें से अगर हम लोग एक धागा निकालें तो वो क्या मिलेगा, हमें गुणसूत्र मिलेगा। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका के पास क्या होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक क्या करता है, उसको दिशा निर्देश देता है, किसको, कोशिका को। ठीक, अब देखो जब हम लोग केंद्रक के बाहर आते हैं, अब केंद्रक में ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो लाइनिंग हमने बनाई है, ये सारी चीज़ें अभी जब हम लोग केंद्रक पढ़ेंगे तो वहाँ पे विस्तृत रूप से जानेंगे। अब देखो जब हम लोग केंद्रक के बाहर आते हैं तो केंद्रक के बाहर ये जो जाल जैसा संरचना दिख रहा है ना आपको, ये जो जाल जैसा संरचना दिख रहा है, इकट्ठा संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये और ये, इन दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। और जो अंतःप्रदवी जालिका होती है उसके कुछ भाग पर ऐसी ये दाने दाने जैसी आकृति पाई जाएगी, है ना। ये जो केंद्रक से जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं, ये जो अंतःप्रदवी जालिका है, इसके ऊपर ये रेड कलर का जो दाना दाना दिख रहा है ना आपको, ये जो दाना दाना आपको दिख रहा है, ये कुछ और नहीं है, राइबोसोम है। ये क्या है, ये राइबोसोम है। राइबोसोम है तो ये क्या करता है, ये खुरदरा हो गया तो इसको हम लोग बोल देते हैं खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। यानी कि जिस अंतःप्रदवी के जिस भाग पे क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, और जहाँ पे नहीं पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। इसको ऐसे समझो कि जो जैसे हम लोगों के चेहरे पे दाने दाने पिंपल वगैरह हो जाते हैं, है ना, या फिर घमौरियाँ हो जाती हैं, तो हमारी जो त्वचा वो कैसे हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, वैसे इसके साथ होता है अंतःप्रदवी जालिका के साथ। इसके ऊपर भी क्या हो जाते हैं, थोड़े दाने दाने की तरह जो है राइबोसोम आके क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। ये राइबोसोम आके क्या किया, चिपक गया। यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम आके जब चिपक जाएंगे तो हमारी अंतःप्रदवी जालिका कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, है ना। अब तो जैसे क्या होता है कि आपके चेहरे पे अगर पिंपल हो जाए तो आपका चेहरा कैसा लगता है, ऐसे टच करो तो कैसा खुरदरा महसूस होगा, दाने दाना जैसा लगेगा। वैसे ही इस अंतःप्रदवी जालिका के साथ होता है। इसके ऊपर क्या होता है, आके राइबोसोम चिपक जाते हैं, है ना। राइबोसोम चिपक जाते हैं तो क्या होता है, ये खुरदरे हो जाते हैं। या फिर ऐसे समझो कि ये जो आपकी अंतःप्रदवी जालिका है, इसको क्या हो गया, पिंपल हो गया। इसको क्या हो गया, पिंपल हो गया। और वो जो पिंपल है, पिंपल किसके वजह से हुआ है, राइबोसोम की वजह से हुआ है। अब देखो ये पिंपल हो गया तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। जैसे भाई पिंपल हो जाता है तो वो भी कुछ दिनों के बाद जब वो फूटता है तो क्या पस निकलता है उसमें से, तो वैसे समझो यहाँ पस के जगह पे क्या निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा। ठीक, और उसके बाद ये जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है, जैसे तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी किसी किसी का, जो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की स्किन क्या होती है, ऑयली होती है ना। ऑयली होगी तो उनका जो स्किन क्या होगा, चिकना दिखेगा। तो वैसे ही इसके साथ होता है, जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ऑयली, ऑयल क्या है, फैट है। वैसे ये अंतःप्रदवी जालिका क्या बनाएगी, लिपिड बनाएगी। लिपिड को भी एक प्रकार का क्या हम कह सकते हैं, वसा कह सकते हैं। ठीक है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका क्या, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका क्या बनाएगी, लिपिड बनाएगी या वसा बनाएगी। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ों का हम लोग आगे पढ़ेंगे।
अभी हम लोग इधर देखते हैं, हमें ये इधर क्या मिल रहा है, ये राइबोसोम मिल रहे हैं। राइबोसोम का देखो मेन काम जो होता है ना, वो होता है प्रोटीन बनवाना। ठीक, अब देखो ये राइबोसोम यहाँ था तो क्या कर रहा था, प्रोटीन बनवा रहा था। यहाँ पर है तो यहाँ पर भी वो कभी ना कभी प्रोटीन बनाने का ही कार्य करेगा। जैसे एक 3 इडियट जो मूवी आई थी, उसमें जो चतुर था उसका भाषण जो है आमिर खान ने चेंज कर दिया था। एक शब्द होता है चमत्कार, जिसको आमिर खान ने बदलकर कर दिया था। तो जब चतुर स्टेज पे गया तो उसको कहना था कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ चमत्कार करेंगे, लेकिन उसने क्या कहा कि हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर क्या करेंगे, चमत्कार करेंगे। तो वैसे ये जो राइबोसोम है, ये जहाँ पर रहेगा वहाँ पे क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा। ठीक, तो जैसे वहाँ के छात्र जहाँ जाते थे वहाँ चमत्कार करते थे, वैसे ये क्या करेगा, राइबोसोम जहाँ भी जाएगा वहाँ क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका लाइसोस। इधर देख लेते, चलो गोल्जी बॉडी देख लेते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये जो अंतःप्रदवी जलिका है, इसने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका ने प्रोटीन बनाया और चिकनी अंतःप्रदवी जलिका ने लिपिड बनाया। अब ये जो लिपिड और प्रोटीन हैं, ये किधर आते हैं, गोल्जी बॉडी के पास आते हैं। और गोल्जी बॉडी क्या करती है, उनको पैक करने का काम करती है। पैक कैसे करती है, उनको जो है ये जब लिपिड और प्रोटीन जब जाते हैं गोल्जी बॉडी के पास तो वो क्या करती है, रिसीव करती है। वो अभी जब हम लोग गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि गोल्जी बॉडी में 2 सिरे होते हैं, एक शीश सिरा होता है और एक ट्रांस सिरा होता है। तो शीश सिरे से गोल्जी बॉडी लिपिड और प्रोटीन या अन्य किसी पदार्थों को ग्रहण करती है और उसमें कुछ क्रियाएँ होती हैं जिन्हें ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। उस प्रक्रिया द्वारा लिपिड को ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में परिवर्तित करके उसको बाहर ट्रांस सिरे से निकाल देती है। ये काम होता है आपका गोल्जी बॉडी का। और जो पादप कोशिका होती है उसमें जो गोल्जी बॉडी होती है वो उसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक, देखो अब आते हैं हम लोग लाइसोसोम पर। लाइसोसोम जो है आपका एकल झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये जो लाइसोसोम आप देख रहे हैं, इस लाइसोसोम में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। उन एंजाइम को क्या कहते हैं, उन एंजाइम को कहते हैं जल अपघटनी एंजाइम, है ना। जो आपका लाइसोसोम है इसमें क्या पाया जाएगा, जल अपघटनी एंजाइम। ठीक, इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाया जाएगा। वो जो जल अपघटनी एंजाइम है वो क्या करता है, देखो जल अपघटनी एंजाइम आप लोगों ने सुना होगा कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं या सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कहते हैं, है ना। तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं जल अपघटनी एंजाइम। ये एंजाइम पाया जाएगा और ये क्या करता है, जब ये फटता है तो ये पूरी की पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। यानी इस एंजाइम में इतनी क्षमता है कि ये पूरी की पूरी कोशिका को खा जाए। अब देखो जैसे अब तुम खुद के ही घर में रह रहे हो, खुद का घर ढहा लो तो उसको फिर आत्मघाती स्टेप ही कहा जाएगा ना, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला। तो इसीलिए जो है वैसे ही क्या करता है ये आपका लाइसोसोम, ये इसी कोशिका में है लेकिन ये फटेगा तो इसी कोशिका को खा जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली, किसको, लाइसोसोम को। ठीक, अब देखो हम लोग आते हैं जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर सुना होगा, भले इसके बारे में जानो ना जानो, लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल। अब क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण होता है। तो जो कोशिकीय शोषण होता है, कोशिकीय शोषण में जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज को तोड़ता है और फिर क्या बनता है, ऊर्जा, है ना। तो ये चीज़ें हमारे शरीर में भी होती हैं, पादपों के शरीर में भी होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऊर्जा बनाने का काम करेगा, किसके माध्यम से, कोशिकीय शोषण के माध्यम से। अब ऊर्जा बनाएगा तो इसीलिए क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर, ये जो सबसे बड़ी संरचना है सबसे आखिरी में बची हुई है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिक्तिका कहते हैं। अब देखो रिक्तिका क्या होता है, अब तुम लोग जब क्लास 7-8 में रहे होगे, खासतौर पे हिंदी माध्यम के अगर छात्र छात्रा हैं तो वो जानते होंगे एक क्वेश्चन आता है हमेशा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वहाँ पे रिक्त स्थान क्या होता है, रिक्त मतलब खाली, तो वही होता है यहाँ पर। कोशिका में खाली स्थान को क्या कहते हैं हम लोग, रिक्तिका कहते हैं। अब इस रिक्तिका में क्या होता है, इस रिक्तिका में जो है कि जल होगा, है ना, प्लस अपशिष्ट पदार्थ
और कभी कभी अल्प मात्रा में कुछ पोषक पदार्थ भी मिल जाते हैं, है ना। रिक्तिका में जल मिलेगा, अपशिष्ट पदार्थ मिलेगा और कुछ मात्रा में पोषक पदार्थ भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पादप कोशिका। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा, उसमें बस ये रहेगा कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी और दूसरी चीज़ आपका हरित लवक नहीं पाया जाएगा, और एक चीज़ उसमें और जुड़ जाएगी कि उसमें तारक काय पाया जाएगा। बस डिफरेंस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो आइए देखते हैं जंतु कोशिका। एनिमल सेल और प्लांट सेल में दो तीन जो मुख्य अंतर है उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। उस पर जो डिफरेंस रहेगा इस चित्र के माध्यम से उस पर मैं स्टार बना दे रहा हूँ। तो अभी देखो, जैसे ये जीव द्रव्य झिल्ली, पादप कोशिका में क्या था, कोशिका भित्ति थी और उसके बाद जीव द्रव्य झिल्ली थी। यहाँ पर क्या है, जो जीव द्रव्य झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है ये सबसे बाहर पाई जाएगी या सबसे बाहरी परत होगी, है ना। जबकि पादप कोशिका में हम लोग देखेंगे तो सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक, अब ये जो जीव द्रव्य झिल्ली है ये चाहे किसी भी कोशिका में हो, इसका काम वही होता है कि कोशिका को अलग पहचान देना या वातावरण से अलग रखना। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं तो कोशिका झिल्ली के अंदर हमें कोशिका द्रव्य देखने को मिलेगा, वही गाढ़ा तरल पदार्थ। उसके बाद हम लोग देखें तो इधर क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के बारे में हम लोगों ने पादप कोशिका में देखा था, ठीक वैसे ही केंद्रक रहेगा। उससे बाहर जुड़ा हुआ जो अंतःप्रदवीय जलिका रहेगा उसमें खुरदरी अंतःप्रदवीय जलिका, और ये क्या रहेगा, चिकनी अंतःप्रदवीय जलिका। थोड़ा सा स्थान चेंज भले है लेकिन चीज़ वही है। यहाँ पर भी क्या हुआ, अंतःप्रदवीय जलिका को पिंपल हो गया तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और बहुत ज़्यादा चिकना है उसके शरीर से क्या निकल रहा है, चेहरे से क्या निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, यानी क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें राइबोसोम, यानी ये जहाँ जाएगा क्या करेगा, चमत्कार करेगा, तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। यहाँ भी प्रोटीन, इधर भी जहाँ भी रहेगा वहाँ प्रोटीन। उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थों को या फिर जो किसी काम के नहीं है उसको क्या करेगा, ये पाचन करेगा या अपघटन कर देगा। उसके बाद हम लोग देखें माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बनाएगा। पराक्सीसोम क्या बनाएगा, H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को हाइड्रोजन और जल में तोड़ेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक अंतर हमें दिखा, ये तारक काय। तारक काय क्या करता है, तारक काय से पता है तर्कु तंतु बनते हैं। तारक काय से बनते हैं तर्कु तंतु। तर्कु तंतु बनेगा तो ये काम क्या होता है इसका, ये जब हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कोशिका विभाजन के समय ये गुणसूत्रों को अलग करने का कार्य करता है। क्या करता है, गुणसूत्रों को गुणसूत्रों को अलग करता है और विपरीत ध्रुवों पर ले जाता है। ठीक, गुणसूत्रों को अलग करता है और विपरीत ध्रुवों पर ले जाता है, उसके बाद विपरीत ध्रुवों को ले जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें सूक्ष्मांकुर, देखो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, हम जंतु कोशिकाओं में अगर खुद का हम एग्जाम्पल लें यानी मनुष्य का एग्जाम्पल लें तो हमारे जो छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें छोटे छोटे जो है उंगली नुमा संरचनाएं निकली होती हैं, है ना। उसको सूक्ष्मांकुर बोलते हैं या माइक्रोविलाई बोलते हैं। या क्या करते हैं, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के बाद भोजन अवशोषित होता है ना। तो जो भोजन अवशोषित होगा वो किनके माध्यम से होगा, इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से, इन्हीं संरचनाओं के माध्यम से। ठीक है, जो कोशिकाओं में ये संरचनाएं पाई जाएंगी माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर, इन्हीं संरचनाओं के वजह से क्या होगा, भोजन का
अवशोषण होगा। ठीक है, ये है आपका जंतु कोशिका। ठीक है, बाकी जो एक दो चीज़ें जैसे गोल्जी बॉडी हमने यहाँ नहीं बताया तो वहाँ पादप कोशिका में बताया था। ठीक है, केंद्रक को यहाँ लेबल नहीं किया है तो केंद्रक को पहले भी हमने बताया है। ठीक है, तो चीज़ें वही हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो एक कॉलम बना लेते हैं, इधर पादप कोशिका, इधर आपकी जंतु कोशिका। ठीक, अब देखो हम लोगों का जो पहला पॉइंट था क्या था, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में क्या होगी, उपस्थित होगी, है ना। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित, ठीक है, वही जंतु कोशिका में अनुपस्थित। इसमें केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाएगी जंतु कोशिका में। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट हम देखें तो दूसरा पॉइंट हमें क्या दिखेगा, तारक काय। ठीक है, अब देखो पादप कोशिका जो होते हैं उनमें तारक काय नहीं पाया जाता, है ना, या फिर निम्न पादपों में पाया जाता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रायः अनुपस्थित। पूर्ण रूप से अनुपस्थित नहीं कह सकते क्योंकि ये किन्हीं निम्न वर्ग के पादपों में मिल भी सकता है, इस वजह से प्रायः अनुपस्थित यानी 99% समय ये अनुपस्थित रहेगा। और जंतु कोशिका में उपस्थित। ठीक है, ठीक है, समझ गया। और आगे तीसरा पॉइंट है हमारा हरित लवक। तीसरा क्या है, हरित लवक। अब देखो हरित लवक का काम क्या होता है, क्योंकि हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो क्या करेगा, प्रकाश का अवशोषण करेगा, अवशोषण करके क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करेगा। तो पादपों में तो पाया जाएगा भाई, है ना, पादपों में हरित लवक उपस्थित, वहीं जंतु कोशिका में अनुपस्थित। ठीक, अब हम लोग आगे चले चौथे नंबर पे। तो हमारा चौथे नंबर का अंतर क्या है, रसधानी देख लेते हैं। रसधानी, अरे भाई रिक्तिका को ही रसधानी बोलते हैं, है ना, कंफ्यूज ना होना। रिक्तिका, अब देखो रिक्तिका जो है पादप कोशिका में क्या होती है, बड़ी आकार में होती है। लगभग 50 से 90% तक का स्थान घेर लेती है। कितना, 50 से 90%। जबकि जंतु कोशिका में या तो अनुपस्थित रहेगी, या तो अनुपस्थित या छोटी छोटी, है ना। आपका जो है पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होगी, बड़े आकार में होगी, और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होगी या फिर छोटी छोटी होगी। ठीक है, अगर हम लोग एक अंतर और देखें जो संचित भोजन का है, तो संचित भोजन आपका जो पादपों में होता है वो स्टार्च होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन। अब हम लोग देखते हैं कोशिकाओं के आकार के बारे में कि कौन सी कोशिका किस आकार की होती है, छोटी कोशिका कौन सी होती है, बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो आइए देखते हैं कोशिकाओं के आकार और आकृति। तो चलिए आइए देखते हैं कोशिकाओं के आकार एवं आकृति। ठीक है, अब हम लोग देखें
तो सबसे छोटी कोशिका पहले देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या इसको PPLO भी बोल देते हैं, है ना। चलो, या PPLO, ठीक है। अब इसकी साइज कितनी होती है? इसकी साइज होती है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब PPLO का फुल फॉर्म आप जान लो, ये होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा या PPLO यानी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनका साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखें, सबसे बड़ी कोशिका देखें। सबसे बड़ी कोशिका तो ये क्या होगा आपका? ये होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब उसके बाद जो है मनुष्य में अगर हम लोग देखें, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु, है ना। वही अगर हम लोग सबसे बड़ी कोशिका की बात करें मनुष्य में, तो वो होता है अंडाणु, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे का कल से करेंगे, ठीक है। और जहाँ कहीं भी आपको ना समझ में आए उस बात को आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसको प्रॉपर समझाने का कोशिश किया जाएगा। और उसके बाद अभी ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, इन सभी के मैं नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा। वो आपको कहाँ मिलेंगे? आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरे अरटाई चैनल का, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपके सारे चैप्टर्स के 9th के 10th के 11th 12th सभी चैप्टर्स के आपके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद। और आगे की पढ़ाई हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।